नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसआर इंस्टीट्यूट में। और आज हम करंट अफेयर सीरीज में इस लेक्चर में 13 मई से लेके 16 मई तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला फैक्ट, AIIB द्वारा पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख सिंचाई परियोजना जो कि दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित है, इस परियोजना के लिए $145 मिलियन की जो ऋण स्वीकृति की गई है उससे संबंधित है। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि AIIB जिसने कि इस ऋण की स्वीकृति दी है ये क्या है। तो AIIB एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करना है। बैंक चीन की सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अब दोस्तों आप लोगों को ये कंफ्यूज नहीं होना है कि चूँकि ये AIIB इसके नाम में एशियाई है तो इसमें केवल एशिया के देश सदस्य होते होंगे, ऐसा नहीं है। एशिया के अलावा अन्य महाद्वीपों के देश भी इसके सदस्य हैं और एशिया के अलावा अन्य महाद्वीपों के देश इससे ऋण भी प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये परियोजना चूँकि दामोदर घाटी पर केंद्रित है तो दामोदर घाटी जो कि दामोदर नदी से संबंधित है, तो हम लोग दामोदर नदी से संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। तो दामोदर नदी है, यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जैसे हाहारो, बराकर, बोकारो, कोनार, घारी, जमुनिया, खड़िया, गुइया और भीरा। यह नदी छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है। दोस्तों इस नदी पर और इसकी जो सहायक बराकर नदी है, इन पर कुछ प्रमुख बांध बने हुए हैं जिनके द्वारा उन क्षेत्रों में जो कि पश्चिम बंगाल में हैं और झारखंड में हैं, इन क्षेत्रों में जो इस्पात उद्योग स्थित हैं इनको जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। वो आपको याद कर लेना है और अगर संभव हो तो उनकी पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण क्रम उन बांधों के याद कर लेना है, क्योंकि कई बार UPSC और PSC एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। अब दोस्तों देख लेते हैं, चूँकि ये दामोदर घाटी जो कि छोटा नागपुर पठार में बहती है तो छोटा नागपुर पठार के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। यह पूर्वी भारत का पठार है। इस पठार के अंतर्गत उड़ीसा का आंशिक क्षेत्र आता है, जबकि झारखंड का अधिकांश क्षेत्र आता है। और इस झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल राज्य के भी कुछ हिस्से इसके अंतर्गत आते हैं। जो पलामू टाइगर रिजर्व है, जो कि झारखंड का एक फेमस टाइगर रिजर्व है, ये इसी पठार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्थित संजय राष्ट्रीय उद्यान भी इसी के अंतर्गत आता है। इस पठार की एक विशेषता ये है कि इस पठार का जो कुल क्षेत्रफल का 6% भाग है वो संरक्षित क्षेत्र में स्थित है। संरक्षित क्षेत्र का मतलब है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। इस पठार की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं उनके बारे में जो खनिज का हम लोग अध्ययन करेंगे तो इसके अंतर्गत चूना पत्थर, लोहे अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक और कोयले जैसे खनिज का यह प्रमुख भंडार गृह है। चलिए दोस्तों अगले फैक्ट पे बात करते हैं। अगला फैक्ट गोल कार्यक्रम से संबंधित है। गोल कार्यक्रम किसके लिए है, इसके बेनिफिशरीज कौन हैं? तो इसके बेनिफिशरीज आदिवासी युवा हैं। और गोल कार्यक्रम का पूरा नाम गोइंग ऑनलाइन एज लीडर है, यानी गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। यह अब ऑनलाइन की बात हो रही है तो यह कार्यक्रम फेसबुक के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम कृषि, हस्तशिल्प और वस्त्र, कला और संस्कृति, पोषण आदि जैसे क्षेत्रों पर जीवन कौशल, डिजिटल साक्षरता, नेतृत्व और उद्यमशीलता पर केंद्रित होगा। अन्य प्रयास देख लेते हैं। गोल कार्यक्रम के अंतर्गत ही भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, कौशल विकास योजना, जन धन योजना के विलय की योजना बनाई जा रही है। इससे लाभार्थियों को बढ़ने में मदद मिलेगी। अब दोस्तों आप लोगों को ये याद रखना है कि जो उपरोक्त योजनाओं के मैंने नाम लिए हैं ये योजनाएं गोल कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासी युवाओं के लिए है, आम आदमी के लिए इनके विलय की कोई योजना नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगले फैक्ट पे चर्चा करते हैं। अगला फैक्ट रक्षा परीक्षण अधोसंरचना योजना से संबंधित है, जो कि रक्षा मंत्री द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। अब रक्षा परीक्षण अधोसंरचना से मतलब क्या है? रक्षा परीक्षण अधोसंरचना से मतलब उन इंफ्रास्ट्रक्चर आकृतियों से है या उस इंफ्रास्ट्रक्चर से है जिसके अंतर्गत रक्षा संबंधी उपकरणों की टेस्टिंग की जाती है, जैसे एयरफील्ड हुआ है या डॉकयार्ड है या इंटरनल सामुद्रिक क्षेत्र है, ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। चलिए देख लेते हैं उसके प्रमुख तथ्य क्या हैं।
तो इस योजना को 400 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि पर लागू किया जाएगा। इसके अलावा यह विशेष रूप से यह विशेष रूप से MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज और स्टार्टअप्स के बीच देश की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने में मदद करेगा। देखिए दोस्तों, ये स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने की जो बात की जा रही है, मेक इन इंडिया के तहत हो या प्राइवेट कंपनियों को अनुबंधित करके जो रक्षा उपकरण बनाने की बात की जा रही है, इसका ही ये भाग रहेगा। तो दोस्तों, इससे आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी हमारे रक्षा उपकरण उद्योग को। और दोस्तों, देख लेते हैं किन किन उपकरणों के परीक्षण की इसमें व्यवस्था रहेगी योजना में। तो परीक्षण सुविधाओं का उपयोग UAV यानी मानव रहित वाहन, राडार, ड्रोन, रबर परीक्षण, दूरसंचार उपकरण परीक्षण, सौर परीक्षण, जहाज गति परीक्षण, विस्फोट परीक्षण, पर्यावरण परीक्षण, सुविधाएं परीक्षण आदि इसके लिए किया जाएगा। अब दोस्तों, इससे रिलेटेड एक और फैक्ट पे चर्चा कर लेते हैं रक्षा से संबंधित। तो वो रक्षा औद्योगिक गलियारे से संबंधित है। दोस्तों, भारत में 2 प्रमुख औद्योगिक गलियारे हैं जो रक्षा औद्योगिक गलियारे के रूप में जिनकी पहचान की गई है। एक उत्तर प्रदेश में है और एक तमिलनाडु में है। जो उत्तर प्रदेश का रक्षा औद्योगिक गलियारा है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के नाम से है, और जो तमिलनाडु का रक्षा औद्योगिक गलियारा है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि तमिलनाडु के उस सेक्शन का नाम क्या है। चलिए दोस्तों, इसके पीछे जो दृष्टिकोण है, जो रक्षा परीक्षण अधोसंरचना योजना है, इसके पीछे जो दृष्टिकोण है वो रक्षा निर्यात में भी मदद करेगा। क्योंकि भारत का टारगेट जो डिफेंस एक्सपो 2020 के तहत भारत ने घोषित किया था, वो भारत द्वारा अगले 5 वर्षों में रक्षा निर्यात को $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य था। ये भारत का एक विजन है। तो ये उपरोक्त जो योजना है वो इसमें सहायता करेगी। चलिए दोस्तों, अब अगले फैक्ट पे चर्चा करते हैं। अगला फैक्ट ICGS सचेत, जिसे भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किया गया है, इससे संबंधित है। तो 15 मई को भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में पहला तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत ICGS सचेत कमीशन किया, जो कि समर्थ श्रेणी का भी जिक्र है इसके अंतर्गत। तो समर्थ श्रेणी हम लोग देख लेते हैं, यह समर्थ श्रेणी का है। यह 2008 के मुंबई हमलों के बाद शुरू किया गया था, क्योंकि खुफिया इकाई ने पाया कि हमले में शामिल आतंकवादी समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे थे। तो उसी समय से समर्थ श्रेणी के जो गश्ती पोत हैं उनको बनाने की बात की जा रही थी। उसके तहत ही ये एक नेवल शिप है। अब दोस्तों, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि स्कॉर्पियन पनडुब्बी किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, अगला फैक्ट जिस पे हम चर्चा करेंगे वो कोविड-19 में के अंतर्गत इसकी जो सिनेरियो है, इसमें जो है राष्ट्रपति द्वारा 30% वेतन के दान की बात की जा रही है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की कि वे अपने वेतन का 30% कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करेंगे। अब राष्ट्रपति का जो वेतन है वो केंद्रीय बजट 2018 ने देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन में वृद्धि की थी। अब चूँकि ये वृद्धि इसलिए की गई थी कि जो देश के कैबिनेट सचिव स्तर के जो अधिकारी थे और आर्मी के जनरल लेवल के जो अधिकारी थे, उनका वेतन राष्ट्रपति के पुरानी वेतन नियमावली के अनुसार जो राष्ट्रपति का वेतन था उससे ज़्यादा था। अब चूँकि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च जो हिरार्की सिस्टम है उसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त पद है, तो 2018 में इसकी वेतन की वृद्धि की गई थी। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह 5 लाख था, जो कि 2018 से पहले 2.5 लाख था। तो वर्तमान में यह 5 लाख है। बढ़ाने से पहले 2.5 लाख नहीं था, ये 1.5 लाख था, और उपराष्ट्रपति का 1,10,000 था, जो कि उपराष्ट्रपति का बढ़ा के 4 लाख कर दिया गया है। साथ ही राज्यों के राज्यपालों के वेतन भी बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिया गया। अब राष्ट्रपति के वेतन का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 59 में है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते को उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाएगा, लेकिन इस मामले में राष्ट्रपति इसे अपनी मर्जी से दान के रूप में पेश कर रहे हैं और वेतन में कटौती नहीं की जा रही है। क्योंकि अब चूँकि दोस्तों राष्ट्रपति ने अपने वेतन के दान की घोषणा की है, तो हो सकता है कि आगामी परीक्षा में राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों से संबंधित अनुच्छेद को पूछ लिया जाए, तो ये आप लोगों को जहन में रखना है। अगला फैक्ट इवेंट बोट से संबंधित है।
अब इवेंट बोट क्या है? तो इवेंट बोट एक मैलवेयर है जिसके प्रति भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो कि वायरस जो और साइबर सुरक्षा है इससे संबंधित टीम है, इसके द्वारा चेतावनी जारी की गई है। सर्ट के अनुसार यह मैलवेयर एंड्रॉयड फ़ोन उपयोगकर्ताओं से व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी चुराता है। अब दोस्तों, हम चूँकि ये सर्ट ने चेतावनी जारी की है तो हम लोग सर्ट के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है। सर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित होता है। यह भारत की नोडल एजेंसी है जो हैकिंग, साइबर सुरक्षा खतरों, फिशिंग के विरुद्ध कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय उपायों के अलावा सर्ट भारत के भीतर कई पहल लागू कर रहा है। याद रखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय उपायों के अलावा जो शब्द लिखा है, इससे इसका अर्थ ये है कि सर्ट जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है हैकिंग, साइबर सुरक्षा खतरे और फिशिंग से विरुद्ध जो कार्य करते हैं, उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का भारत में ये सहयोगी के रूप में काम करता है। ठीक है दोस्तों, और सर्ट के साथ ही साइबर स्वच्छता केंद्र भी इस मुहिम में शामिल है। तो साइबर सुरक्षा देख लेते हैं। साइबर स्वच्छता केंद्र का लक्ष्य देश के भीतर बॉटनेट संक्रमण का पता लगाना, सुरक्षित साइबर स्पेस बनाना है। यह सर्ट द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की 2000 की धारा 70B में प्रावधान के अनुसार संचालित है। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगले फैक्ट पे चर्चा करते हैं। अगला फैक्ट विश्व बैंक के द्वारा भारत को $1 बिलियन की सामाजिक सुरक्षा पैकेज से संबंधित है। अब ये जो सामाजिक सुरक्षा इसको नाम दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है क्योंकि कोविड-19 के दौर में जो प्रवासी मजदूरों का अपने गृह राज्य गृह नगर या गांव में जो है पलायन हो रहा है, उससे जो उनकी आर्थिक हानि हुई है, जिस जगह को छोड़ के आए थे, चूँकि वहाँ वो रुपए कमाते थे, अब गांव में आए हैं तो एकदम 15 दिन तो कम से कम क्वारंटाइन रहना ही है। तो एकदम उन लोग अपने घर आए हैं तो कम से कम 15 दिन तक तो क्वारंटाइन रहेंगे ही। इसी के मद्देनज़र विश्व बैंक द्वारा सामाजिक सुरक्षा के रूप में उनको ये पैकेज दिया गया है, ताकि भारत सरकार उनके खातों में उचित रुपए डाल दे और उनको आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये आपातकालीन सहायता और स्वास्थ्य प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए ये ऋण दिया गया है, ये सहायता दी गई है विश्व बैंक द्वारा। अब चूँकि विश्व बैंक द्वारा ये सहायता दी गई है तो हम विश्व बैंक के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यह 5 संस्थाओं का एक समूह है। इसकी स्थापना जुलाई 1945 को हुई थी। विश्व बैंक ऋण देने वाली एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक व्यापक विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल करना और विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन के प्रयास करना है। इसके कुल 189 सदस्य देश हैं। इसका आदर्श वाक्य निर्धनता मुक्त विश्व के लिए कार्य करना, और ये विभिन्न देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं जो होती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए आर्थिक पैकेज देती है। दोस्तों, अगले फैक्ट पे चर्चा करते हैं। अगला फैक्ट ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके द्वारा ग्लोबल सॉलिडरिटी ट्रायल जो कोविड-19 के लिए है, इसमें हिस्सा लेने से संबंधित है। तो ICMR को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई जो ग्लोबल सॉलिडरिटी ट्रायल है उसमें हिस्सा की अनुमति दी गई है। अगला फैक्ट दोस्तों GI टैग से संबंधित है। हाल ही में तेलंगाना के तेलिया रूमाल और झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग को GI टैग दिया गया है। अब दोस्तों, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेंगे। तो सोहराई खोबर जो पेंटिंग है, यह पेंटिंग झारखंड में स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। यह एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति कला है। यह चित्रकला केवल हजारीबाग के जिलों में प्रचलित है। यह केवल शादी और फसल के मौसम के दौरान बनाई जाती है। इसके लिए आदिवासी महिलाएं विभिन्न रंगों की प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मिट्टी का उपयोग करती हैं। अब तेलिया रूमाल देख लेते हैं। तेलिया रूमाल कपास के कपड़े पर जटिल हस्त निर्मित काम से बनाया जाता है। यह पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जाता है। यह जटिल प्रक्रिया है और केवल पारंपरिक हथकरघा प्रक्रियाओं के माध्यम से ही बनाई जा सकती है। यह डिज़ाइन 3 विशेष रंगों में बनाए जाते हैं। इनमें लाल, सफ़ेद और काले रंग हैं। अब दोस्तों, आपको ये GI टैग दोनों याद रखने हैं। इसके अलावा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इस वर्ष अभी तक कितने चीज़ों को GI टैग स्टेटस दे दिया गया है,
क्योंकि ये आगामी एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। अब दोस्तों अगले फैक्ट पे चर्चा करते हैं। अगला फैक्ट डेयरी सेक्टर से संबंधित है। इसके लिए एक नई योजना को लागू किया गया है। तो जो यह योजना है यह डेयरी क्षेत्र के लिए है। इस योजना ने डेयरी सहकारी समितियों और FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी किसान निर्माता संगठन का समर्थन करने के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज सबमेशन की शुरुआत की है इस योजना के अंतर्गत। अब दोस्तों देख लेते हैं जो डेयरी को बढ़ावा देने के लिए भारत में कुछ निकाय हैं। तो उनमें एक निकाय है NDDB, राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जो कि आपका करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना भारत की संसद के एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी। यह 1965 में स्थापित किया गया था। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य अमूल कोऑपरेटिव के समान अन्य सफल कोऑपरेटिव की स्थापना करना था। विश्व बैंक ने इस मिशन की सहायता की। इसे ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया था और यह 26 साल तक चला था। क्या चला था? ऑपरेशन फ्लड, विश्व बैंक की सहायता से। अगला फैक्ट दोस्तों, अगला फैक्ट भारत द्वारा G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक से संबंधित है। यानी इसमें व्यापार और निवेश से संबंधित जो मंत्रालय हैं विभिन्न देशों के, उनके मंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया। तो भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसमें हिस्सा लिया, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ठीक है दोस्तों, कुछ और इसमें जो फैक्ट हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को G20 समूह के वर्तमान अध्यक्ष सऊदी अरब द्वारा आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये फैक्ट है कि अभी G20 समूह का वर्तमान जो अध्यक्ष है वो सऊदी अरब है। अप्रैल 2020 से सऊदी अरब ने कोविड-19 खतरों, नियंत्रण उपायों और वायरस द्वारा उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस तरह के आभासी शिखर सम्मेलन की एक श्रृंखला की मेजबानी की है। इस सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। तो दोस्तों ये दूसरी स्लाइड यहाँ पे आ गई है। इसको हम जो इससे संबंधित आगे फैक्ट आएगा उसमें हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अगला फैक्ट भारत द्वारा कॉमनवेल्थ के स्वास्थ्य मंत्रियों की जो बैठक है उसमें भाग लेने से संबंधित है। तो 32वीं राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक है। ये निम्नलिखित विषय के तहत आयोजित की गई। जो इसकी थीम थी वो थी डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। ये आप लोगों को याद रखना है, आगामी एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। इसके मुख्य बिंदु हैं सदस्य देशों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपने अनुभव और सबक साझा किए। उन्होंने आवश्यक सामूहिक और राष्ट्रीय कार्यों पर भी चर्चा की। अब कॉमनवेल्थ क्या है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ समूह में 54 देश शामिल हैं। यह 1926 में स्थापित किया गया था। यह 1949 में लंदन घोषणा के माध्यम से गठित किया गया था। इस समूह का विचार अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था। अब देखिए इसमें अगला फैक्ट कोवस 6800 यानी कोवस 6800 से संबंधित है। यह क्या है? यह भारत की पहली स्वचालित कोविड-19 परीक्षण मशीन है। अब देख लेते हैं, इसे स्थापित किया गया है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इसमें इसको स्थापित किया गया है। यह मशीन रोगजन को जैसे हेपेटाइटिस, क्लाइमाइडिया, HIV, पाइपिलोमा, MTB, क्लाइमाइडिया, CMV, निसेरिया आदि का भी पता लगा सकती है। यह संदूषण को कम करने में मदद करेगी क्योंकि इसमें बहुत कम मानवीय हस्तक्षेप शामिल है। यह भारत की पहली मशीन है जो पूरी तरह से स्वचालित है। इसे NCDC में ही क्यों रखा गया है? तो इसके मामले में भी हम देख लेते हैं कि क्यों रखा गया है, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो मशीन को NCDC में रखा गया है क्योंकि इसमें बेसिक सेफ्टी लेवल 2 परीक्षण सुविधाओं की आवश्यकता है। देश में 4 जैव सुरक्षा स्तर का पालन किया जाता है। बायो सेफ्टी स्तर 2 उन प्रयोगशालाओं में लागू किया जाता है जो उन एजेंटों के साथ काम करते हैं जो मानव रोग से जुड़े हैं। इन प्रयोगशालाओं में उपयुक्त PPE यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, दस्ताने, सिंक, आईवास होना चाहिए। पृष्ठभूमि, इस मशीन को रोस डायग्नोस्टिक्स द्वारा विकसित किया गया है। इस मशीन को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य भारत की परीक्षण क्षमता को बढ़ाना है। अभी तक भारत केवल निगरानी के लिए तेजी से एंटीबॉडी परीक्षण किट का उपयोग कर रहा है। कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि के लिए RT-PCR परीक्षणों का उपयोग किया जा रहा है क्योंकि यह अधिक सटीक है। हालांकि परिणाम के लिए RT-PCR को न्यूनतम 5 से 6 घंटे लगते हैं। इसलिए भारत की परीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए देश में ऐसी और मशीनें लाना महत्वपूर्ण हो गया था। अगला फैक्ट दोस्तों, अगला फैक्ट अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस से संबंधित है जो कि 15 मई को मनाया गया है। तो ये मनाया जाता है
परिवार से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए तथा सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रगति से जुड़ी जानकारी को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अगला फैक्ट SCO की बैठक से संबंधित है, जिसमें भारत ने हिस्सा लिया है। तो 13 मई 2020 को भारत के विदेश मंत्री श्री S जयशंकर द्वारा शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया गया। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए थे। अब शंघाई सहयोग संगठन के बारे में देख लेते हैं। इस संगठन का गठन 2003 में किया गया था। 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान को शामिल किया गया था। भारत और पाकिस्तान के शामिल होने के साथ ही इसके जो सदस्यों की संख्या पहले 6 थी, अब 8 हो गई है। इनके सदस्य देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके सदस्य हैं भारत, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, रूस, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। इस संगठन के पर्यवेक्षक राज्य ईरान, बेलारूस, अफगानिस्तान और मंगोलिया। ये दोस्तों अगले फैक्ट पे चर्चा करते हैं। अगला जो फैक्ट है वो PM किसान योजना से संबंधित है। हाल ही में इस योजना के तहत 18,517 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये PM किसान योजना है क्या। तो PM किसान योजना जो है वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जो कि 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। योजना के तहत सभी छोटे और सीमांत किसानों, देखिए दोस्तों, शुरुआत में इसमें छोटे और सीमांत किसान ही शामिल किए गए थे, फिर बाद में इसमें सभी किसान शामिल कर लिए गए थे। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि इसके अंतर्गत वर्तमान में जो फीचर है उसमें सभी प्रकार के किसानों को इसमें शामिल किया गया है। तो योजना के तहत सभी किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। यह राशि सीधे किसानों के खाते में जमा की जाती है। इस योजना को लागू करने के लिए अनुमानित वार्षिक व्यय 75,000 करोड़ रुपए है। चलिए दोस्तों, अगले फैक्ट पे चर्चा करते हैं। अगला जो फैक्ट है वो KVIC, जो वोकल फॉर लोकल पहल है, इसका क्रियान्वयन KVIC द्वारा किया जाएगा, इससे संबंधित है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की, इस योजना के तहत लगभग 20 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के साथ ही प्रधानमंत्री महोदय ने वोकल फॉर लोकल की भी घोषणा की है। KVIC जो इसको क्रियान्वित करेगा, इसके बारे में देख लेते हैं। एक खादी और ग्रामोद्योग आयोग है। वोकल फॉर लोकल बनने के लिए ये ही आगे आया है। वोकल फॉर लोकल का कॉन्सेप्ट क्या है? वोकल फॉर लोकल का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। याद रखिए, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने से संबंधित है ये। ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन और कोविड-19 के खतरों के साथ यह स्थानीय उत्पादन था, जिसने लोगों को अपनी दिनचर्या चलाने में मदद की। इसमें मुख्य रूप से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति शामिल थी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने अपने आसपास का जो सिनेरियो देखा होगा, उसमें बाहर से बहुत कम वस्तुओं का लोगों ने खरीद के उपभोग किया है। इसके लिए वो अधिकांशतः अपनी जो दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुएं थीं, उसके लिए वो स्थानीय उत्पादन पर ही निर्भर थे। तो इसी को वोकल फॉर लोकल कहा गया। KVIC को ही दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वोकल फॉर लोकल के लिए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है नहीं जो दिशा निर्देशों वाले हैं। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आप लोगों को ये याद रखना है कि वोकल फॉर लोकल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए KVIC ने PMEGP यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत प्रमुख परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। PMEGP यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये देख लेते हैं ये क्या है। तो PMEGP यह जो योजना है 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम में 2 योजनाओं को मिलाकर शुरू किया गया था। कार्यक्रम KVIC द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। याद रखिए, PMEGP कार्यक्रम जो है वो KVIC द्वारा ही क्रियान्वित किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला फैक्ट देख लेते हैं। अगला फैक्ट कोविड-19 को देखते हुए PM केयर फंड बनाया गया था। उस फंड से 3100 करोड़ के निकासन से संबंधित है। तो PM केयर फंड ट्रस्ट जो है वो 27 मार्च 2020 को बनाया गया था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। अन्य सदस्यों में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं। अब PM जो केयर फंड है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से क्या अलग है, किस प्रकार अलग है? तो जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है वो सभी प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित है, जबकि PM केयर फंड विशेषतः कोविड-19 स्थिति के लिए समर्पित है। ये दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। अगला फैक्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग से संबंधित है। इसमें भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब ये जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है,
ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये प्रकाशित किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो भारत ने जो है ऊर्जा सुरक्षा, विकास और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे प्रमुख मापदंडों में सुधार करते हुए 74वां स्थान हासिल किया है। अब सूचकांक के बारे में देख लेते हैं। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये WEF फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2020 रिपोर्ट में GET यानी जिस सूचकांक के बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा की है, उसके आधार पर 115 देशों को स्थान दिया है। स्वीडन लगातार तीसरी वर्ष रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद स्विट्जरलैंड और फिनलैंड है। अब देखिए स्वीडन पहले स्थान पे है। ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि प्रीलिम एग्जामिनेशन में PSCs में रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। भले ही भारत की रैंकिंग नहीं पूछी गई हो, लेकिन कई बार अन्य देशों की रैंकिंग पूछी जाती है, वो इस फॉर्म में कि भाई पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है। अब ये जो सूचकांक है भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। किस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत ने अपने ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करके महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। यह LED बल्ब और स्मार्ट मीटर की थोक खरीद और उपकरणों की लेबलिंग के लिए कार्यक्रम शुरू करके हासिल किया गया है। इसके अलावा भारत उन गिने चुने देशों में से है जिसने रिपोर्ट के अनुसार 2015 से लगातार प्रगति की है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2015 से केवल 11 देशों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ भारत 2022 में अक्षय ऊर्जा से संबंधित 175 गीगावाट जो ऊर्जा पैदा करने की बात कर रहा है। तो जो ऊर्जा पैदा करने की बात से संबंधित जो भारत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है, कुछ उसका भी योगदान है भारत के इस सूचकांक में अच्छी रैंकिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला फैक्ट पे चर्चा करते हैं। अगला फैक्ट जल जीवन मिशन से संबंधित है। जो ये जल जीवन मिशन है, ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर 2022 तक सभी घरों को जल कनेक्शन प्रदान करेंगे। ये फैक्ट है इसका। अब जल जीवन मिशन जो है, इसका उद्देश्य हर घर को पीने का पानी उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण, देखिए ग्रामीण परिवारों पर जोर है, ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन प्रदान करना है। केंद्र सरकार प्राथमिकता के आधार पर मिशन को लागू करेगी। याद रखिए, ग्रामीण परिवार पे ज़्यादा जोर है। अब जल जीवन मिशन के उद्देश्य देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 2 उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस मिशन को अपनाने की सलाह दी है। इनमें हर ग्रामीण परिवार को नल का जल कनेक्शन प्रदान करना और स्थानीय लोगों और प्रवासियों को नौकरी के अवसर प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों, ये 2 उद्देश्य हैं मुख्यतः। इन आदेशों के आधार पर ही जम्मू और कश्मीर प्रशासन और हरियाणा सरकार ने 2022 तक मिशन को लागू करने की योजना तैयार की है। इसमें दोस्तों आप लोगों को 2 ये मुख्य बिंदु बिल्कुल याद रखना है जल जीवन मिशन से संबंधित। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि जल जीवन मिशन किस मंत्रालय की पहल है। चलिए दोस्तों, अगला फैक्ट आत्मनिर्भर भारत अभियान से संबंधित है। जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड्स में वोकल फॉर लोकल और KBIC द्वारा उसके कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जो जारी किए जा रहे हैं सेंट्रल की सरकार द्वारा, उस पर हम लोगों ने विचार किया था। तो उसी से संबंधित है ये आत्मनिर्भर भारत अभियान है। इसकी घोषणा की गई है 12 मई को PM महोदय द्वारा। तो नई योजना के तहत 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा भी की गई है। अब इसके मुख्य बिंदु ये हैं कि इस योजना के तहत भारत सरकार प्रमुख क्षेत्रों का समर्थन करेगी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों को प्राप्त करने में भी मदद करेगी। याद रखिए, मौद्रिक पॉलिसी का भी इंटरफियर इसमें इस प्रकार से रहेगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के जो भी लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति में सहायता की जाए। ठीक है, यह आर्थिक पैकेज DGP के आकार का 10% है। बहुत बड़ी अमाउंट होती है ये। यह पैकेज स्थानीय बाजारों और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर भी केंद्रित होगा। आत्मनिर्भर है, इसमें आत्मनिर्भरता का जिक्र है, तो आप लोग समझ ही जाएंगे कि स्थानीय आपूर्ति पर, स्थानीय बाजार पर और स्थानीय उपभोक्ताओं पर ही जोर है। इसके अंतर्गत योजना का लाभ, इस योजना में करदाताओं, किसानों, मजदूरों, कुटीर उद्योगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर बनना है। यह योजना वोकल फॉर लोकल पर भी ध्यान केंद्रित करेगी, जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड्स में देखा था। वोकल फॉर लोकल अब दोहराव की यहाँ ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग पहले देख चुके हैं। अगले फैक्ट पे हम लोग चर्चा करते हैं। अगला फैक्ट चैम्पियंस पोर्टल से संबंधित है। चैम्पियंस पोर्टल है वो MSME मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग द्वारा जो है उसको लॉन्च किया गया है।
यह पोर्टल एक प्रौद्योगिकी संचालित नियंत्रण कक्ष प्रबंधन सूचना प्रणाली के रूप में काम करेगा। प्रौद्योगिकी संचालित नियंत्रण कक्ष प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी इस पोर्टल जो है, जो नियंत्रण कक्ष प्रबंधन का कॉन्सेप्ट है, वो एक ही जगह से विभिन्न चीज़ों को संचालित करने की इसमें बात की जा रही है, क्योंकि सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों की परफॉर्मेंस के लिए आवश्यक हैं, वो एक ही जगह से उनको नियंत्रित करने की बात इसमें की जा रही है। मुख्य बिंदु देख लेते हैं। इस पोर्टल का उद्देश्य सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों की सहायता के लिए आधुनिक ICT उपकरण बनाना है। चैंपियंस का अर्थ है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस। इसका उद्देश्य उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना है। अब अगला फैक्ट जो है स्वास्थ्य वायु से संबंधित है। स्वास्थ्य वायु क्या है? ये एक वेंटिलेटर है जो भारत ने रिकॉर्ड 36 दिनों में बनाया है। तो इसको CSIR NAL यानी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु ने स्वस्थ वायु नामक एक वेंटिलेटर विकसित किया है। इस वेंटिलेटर को 36 दिनों के रिकॉर्ड समय में डिजाइन किया गया है। इस वेंटिलेटर के बारे में कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं। वेंटिलेटर में ऑक्सीजन सांद्रता को बाहरी रूप से जोड़ने के प्रावधान शामिल हैं। वेंटिलेटर को NABL द्वारा मान्यता दी गई है। अब NABL क्या है जिसके द्वारा इस वेंटिलेटर को मान्यता प्रदान की गई है? तो NABL है, इसका पूरा नाम नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज है। यह चिकित्सा उपकरणों, प्रयोगशालाओं, परीक्षण प्रदाताओं का परीक्षण और प्रमाणन करता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग और एशिया प्रशांत प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग के साथ पारस्परिक मान्यता व्यवस्था है। अगला फैक्ट दोस्तों, भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के साथ लॉकडाउन 4 की घोषणा की। ये लगभग वैसे ही फैक्ट हैं जो हम पिछली स्लाइड्स में लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भरता वाले अभियान से इसको समझ सकते हैं। तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इसमें उसी दोहराव की ज़रूरत है। हाँ, इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें ये 5 स्तंभ हैं, इनको देख लेते हैं। तो भारत अब प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भरता के 5 स्तंभों पर कार्य करेगा। ये स्तंभ भारत को 21वीं सदी में दुनिया का नेतृत्व करने में मदद करेंगे। क्या हैं यह स्तंभ? तो एक एक से देख लेते हैं पाँचों। पहला, आर्थिक परिवर्तन जो न केवल वृद्धिशील परिवर्तन लाएगा बल्कि क्वांटम जंप में मदद करेगा। दूसरा, अधोसंरचना आधुनिक भारत का प्रतीक बनेगी। तीसरा, सिस्टम तकनीक से संचालित होगा, यह 21वीं सदी के सपने को पूरा करने में मदद करेगा। चौथा, भारत की जनसांख्यिकी निर्भरता भारत का स्रोत और ताकत है। पाँचवा, आपूर्ति और मांग का चक्र यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्रित होगा कि देश अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। हैव अ गुड डे।